हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और जरा इस वीडियो को देखो। कितने इजीली और क्विकली प्लास्टिक को मोल्ड करके इस टॉय कार को बनाया गया है। मतलब सिंपल, प्रोडक्शन ज्यादा और मेहनत कम। इट्स कूल राइट? बट हियर्स समथिंग कूलर। इसी टेक्निक को अगर हम बड़े बड़े कार्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज करें तो जस्ट थिंक अबाउट इट। आई नो सोचने में थोड़ा सा अनरियल लग रहा होगा, लेकिन जहां पर हमारी इमेजिनेशन खत्म होती है वहां पर इलॉन मस्क की इमेजिनेशन शुरू होती है। जस्ट हैव अ लुक एट दिस वीडियो। इलॉन मस्क टेस्ला इज गोइंग ऑल इन ऑन द जायंट कास्टिंग स्लैश मोल्डिंग टेक्नोलॉजी। टेस्ला ने हाल ही में एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें एक रोबोट लार्ज हॉट मोल्डेड पार्ट, जो कि एक कार का पार्ट है, उसे एक बड़ी सी मशीन से बाहर निकाल रहा है। दैट मींस हम ऐसा कह सकते हैं कि ये बड़ी सी दिखने वाली मशीन फ्यूचर में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए एक रेवोल्यूशनरी स्टेप साबित होगा और गाड़ी बनाना किसी मोल्ड में चॉकलेट बनाने जितना आसान हो जाएगा। बट क्या सच में फ्यूचर में ग्रोइंग नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए गाड़ी बनाना इतना आसान हो जाएगा? और आखिर कैसे, इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या होगी? Well, let's find out. So Elon Musk, simply put, is a man on mission. Mars civilization में हम कैसे रहेंगे से लेकर न्यूरालिंक तक, वेब बेस्ड फोन कॉल से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक, सभी इन्वेंशन के यूनिक आइडियाज इलॉन मस्क के ओपन माइंडसेट से ही आए। ऐसा लगता है इस बंदे के पास फ्यूचर में किस चीज की यूटिलिटी डेवलप होने वाली है उसका एक प्रीमॉनिशन होता है, और उसका जीता जाता एग्जाम्पल है इस वीडियो में दिखाई देने वाली ये मशीन। दरअसल इलॉन मस्क एक दिन अपने टीम के साथ एक नए कार के मॉडल पर डिस्कस कर रहे थे। इस डिस्कशन के दौरान इलॉन का ध्यान अचानक से उनके ही डेस्क पर रखे हुए एक प्लास्टिक टॉय कार पर गया। उस टॉय कार को गौर से ऑब्जर्व करने के बाद इलॉन ने यह सोचा, क्यों ना इस टॉय कार की मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक को यूज करके हमारे लेटेस्ट कार मॉडल वाई को मैन्युफैक्चर करके देखा जाए। इस टेक्निक से मैन्युफैक्चरिंग टाइम तो बिल्कुल बचने वाला है और प्रोडक्शन भी ज्यादा हो पाएगा और शायद रिसोर्सेज भी कम में निपट सके। अब सुनने में यह आइडिया थोड़ा सा फैंटेसी से भरा हुआ लगेगा, लेकिन इलॉन मस्क ने एक बार सोच लिया तो ट्राई करके जरूर देखेगा। यू सी, नॉर्मली होता यह है कि जब कोई कार मैन्युफैक्चर होती है तब उसके 70 अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग तरीकों से क्रिएट किया जाता है और फिर वेल्डिंग के जरिए कंप्लीट गाड़ी को बनाया जाता है। बहुत से कार मैन्युफैक्चरर्स इन पार्ट्स को दूसरे कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं बनाने के लिए, और फिर उनसे वो डायरेक्टली खरीदते हैं और गाड़ी को बस असेंबल करते हैं और अपने नाम से बेचते हैं, अपने ब्रांड के नाम से मार्केट करके। बेसिकली अगर सारे पार्ट्स को फिजिकली एक कंपनी मैन्युफैक्चर करे तो इस पूरे प्रोसेस में 2 से 5 साल गुजर जाएगा। और वहीं पर टॉय कार के केस में बस मोल्ड में मटेरियल को डालो, प्रेशर या फोर्स लगाओ और हो गई आपकी पूरी कार तैयार। और इसीलिए इलॉन ने इस न्यू कार रिलेटेड अपने सारे आइडियाज को खारिज कर दिया और दिमाग में आए इस वन एंड ओनली न्यू आइडिया को एग्जीक्यूट करने लग गया। मॉडल वाई के डिजाइन्स को फिर एक बार ड्राइंग बोर्ड पर उतारा गया और जैसे ही नए डिजाइन्स कंप्लीट हुए वैसे ही 2020 में इलॉन मस्क जा पहुंचा 6 मेजर कास्टिंग मशीन मैन्युफैक्चरर्स के पास, जो एक एक्चुअल कार बनाने लायक बड़ी सी मोल्डिंग मशीन को बना सकते थे। लेकिन वहां पर जाकर उसे एक अलग ही कहानी सुनने मिली। इलॉन मस्क के इस आइडिया को सुनने के बाद 6 में से 5 कंपनीज ने तो तुरंत ही इसे इम्पॉसिबल कह दिया, लेकिन उन सभी कंपनीज में से सिर्फ एक कंपनी ऐसी थी जो टेस्ला के इस विजनरी आइडिया में साथ देने के लिए राजी हो गई, और वो कंपनी थी इड्रा ग्रुप, IDRA। इड्रा ग्रुप इटली में स्थित एक कंपनी है जो पिछले 75 इयर्स से डाई कास्टिंग यानी कि मोल्डिंग मशीन्स मैन्युफैक्चर करते आ रही है। इलॉन मस्क द्वारा मिले इस आइडिया की मदद से इड्रा ग्रुप ने पहली बार दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डाई कास्टिंग मशीन द गीगा प्रेस को मैन्युफैक्चर किया। इस मशीन की मदद से जो कार पहले 70 डिफरेंट पीसेस को जोड़कर बनाई जाती थी, वही अब यू वोंट बिलीव सिर्फ और सिर्फ 3 डिफरेंट पार्ट्स में ही मैन्युफैक्चर हो जाती है। Yes, only 3 different parts: a cast rear, back part of the car, a structural pack जो कि entire structure है, and a cast front जो कि front part of the car है। It's mind blowing, right? यानी अब कहा जा सकता है कि गीगा प्रेस के आते ही कार मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया का नक्शा बदलने वाला है। तो चलो आपको इस मशीन के वर्किंग को मैं एकदम आसान भाषा में समझाता हूं। वेल, इस पूरे प्रेस का वर्किंग टॉय कार मैन्युफैक्चरिंग जितना ही सिंपल है। सबसे पहले एल्यूमिनियम एलॉय को नेचुरल गैस की मदद से 850 डिग्री टेंपरेचर तक मेल्ट किया जाता है। इसके बाद होता है गीगा प्रेस का असली वर्किंग शुरू। सबसे पहले तैयार किए गए मोल्ड्स पर एज अ लुब्रिकेंट 35 मिलीमीटर जितना सोयाबीन ऑयल को यूज किया जाता है, सो दैट मोल्डिंग के बाद मोल्डेड पार्ट को इजीली मोल्ड से डिटैच किया जा सके। जैसे ही ऑयलिंग कंप्लीट होती है वैसे ही मोल्टन मेटल को 50 मिलीबार जितने प्रेशराइज्ड मोल्ड में इजेक्ट किया जाता है, और ये मोल्ड कैविटी तब तक ओपन नहीं होती जब तक मोल्टन मेटल सॉलिडिफाई ना हो जाए। एंड यू वोंट बिलीव, ये मोल्टन मेटल सिर्फ 50 to 60 सेकेंड्स में ही सॉलिडिफाई हो जाता है। प्रेशर इतना हाई होता है एंड आफ्टर जस्ट अराउंड 1 मिनट
वी आर डन, हमारा पार्ट हो गया रेडी। फिर सेम प्रोसेस जस्ट 1 to 2 मिनट्स फिर से रिपीट होती है एंड द साइकिल गोज ऑन एंड ऑन। हर इंडिविजुअल मोल्डिंग साइकिल कंप्लीट होने के बाद तैयार किए हुए कार पार्ट को एक एक्यूरेट साइज में ट्रिम करने के लिए सीएनसी मशीनिंग को यूज किया जाता है। बेसिकली सीएनसी इज कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीनिंग। ये एक सबट्रैक्टिव प्रोसेस है। सबट्रैक्टिव कहने का मतलब इसमें ओवरऑल स्ट्रक्चर से स्मॉल पार्ट्स को कट किया जाता है। ये होता है विद द हेल्प ऑफ 2 सॉफ्टवेयर्स, CAD जो कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन है और CAM यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। CAD सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर पार्ट के डिमेंशंस और प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए एक 3D डिजाइन बनाता है और CAM सॉफ्टवेयर उसी डिजाइन की मदद से पार्ट्स को कट करता है by using 2 codes, M code and G code. G code is the geometric code जो कटिंग हेड के स्पीड और मूवमेंट को डिटरमाइन करता है और M code एक मिसलेनियस प्रोसेस है जो पूरा प्रोसेस ठीक से हो रहा है या नहीं उस पर ध्यान देता है। अब ओवरऑल इस प्रोसेस में लगने वाले टाइम की अगर हम बात करें तो एक कंप्लीट कार सिर्फ और सिर्फ हफ्तों में रेडी हो सकती है, सालों में नहीं। But as we all know, there is always room for more and more improvements और यहाँ पर भी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है। कोई भी बेहतर चीज को और भी ज्यादा एफिशिएंट और बेहतर बनाया जा सकता है और इलॉन का प्लान है कि जल्द ही गीगा प्रेस की टेक्निक रिप्लेस होने वाली है विथ 3D प्रिंटिंग। अब जैसे कि मैंने पहले बताया, सीएनसी एक सबट्रैक्टिव मेथड है, यानी इसमें से डिजायर्ड रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोडक्ट्स को कट किया जाता है। दैट मींस इसमें से एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स वेस्ट हो जाते हैं, व्हाइल ऑन द अदर हैंड 3D प्रिंटिंग में ये प्रॉब्लम नहीं आती है। 3D प्रिंटिंग में उतने ही मटेरियल्स को यूज किया जाता है जितने की जरूरत होती है। 3D प्रिंटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को लेयर बाय लेयर मटेरियल डिपॉजिट कर करके क्रिएट किया जाता है और इसका प्रोसेस एक्चुअली में गीगा प्रेस से भी ज्यादा सिंपल है। इसमें सिर्फ कंप्यूटर में एक डिजिटल फाइल को इंस्टॉल किया जाता है और फिर 3D प्रिंटर वैसे का वैसे ही एक हूबहू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेगा। आज इस मेथड को कई सारे प्रोफेशनल और रिक्रिएशनल फील्ड्स में यूज किया जा रहा है, जैसे कि इंजीनियरिंग, फैशन एंड इवन इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री एंड आर्म्ड फोर्सेस। एंड नो, आई एम नॉट किडिंग। यू सी 2020 में जब कोविड हद से ज्यादा बढ़ गया था और पेशेंट्स के लिए कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं थे, तब इस 3D प्रिंटिंग की मदद से लार्ज नंबर्स में इक्विपमेंट्स को क्रिएट किया गया था। इनफैक्ट रिसेंटली तो ये बात भी सामने आई है कि न्यूक्लियर वेपन्स और बॉम्ब्स क्रिएट करने तक के लिए भी 3D प्रिंटिंग का यूज किया जा रहा है और अगर ऐसे ही इस मेथड को यूज किया गया तो लाखों करोड़ों गाड़ियां तो एक साल भर में ही मैन्युफैक्चर हो जाएंगी। अब आई नो आपको भी ऐसे मोल्ड करके गाड़ियां बनाने का आइडिया काफी फैसिनेटिंग लगा होगा, लेकिन हर जिस चीज के पॉजिटिव्स होते हैं उसके कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं। गीगा प्रेस के भी कई सारे नेगेटिव्स हैं। दरअसल अगर मैं एक गीगा प्रेस की बात करूं तो उसका मास ही 5 स्पेसक्राफ्ट्स के बराबर होता है। कितना? 5 स्पेसक्राफ्ट्स यानी 22,03,000 किलोस का मास। अब इतने ज्यादा मास को सिर्फ एक ट्रक में तो ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट ईड्रा के अकॉर्डिंग जब वो इटली से इस मशीन को इलॉन मस्क के अमेरिका में बनी फैक्ट्री में इंस्टॉल कर रहे थे, तब सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए ही 24 से भी ज्यादा ट्रक्स लग गए थे और उसमें भी मेन प्रॉब्लम तो ये थी कि इलॉन की पूरी फैक्ट्री भी गीगा प्रेस के लिए छोटी साबित हो गई और इसीलिए मजबूरन उन्हें गीगा प्रेस की मशीन को फैक्ट्री के सामने शेल्टर बांध के रखना पड़ा था। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मशीन को कंटिन्यूअसली ऑपरेट करवाने के लिए लगने वाले लुब्रिकेंट्स ही इस मशीन का काम तमाम कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेस ऑयलिंग की वजह से एक्सेस प्रेशर क्रिएट होगा जो सील को खराब कर सकता है। एंड नॉट जस्ट दिस, इससे बड़ी प्रॉब्लम तो तब स्टार्ट होगी जब कार पूरा 1 पीस में मैन्युफैक्चर होके बाहर निकलेगा, क्योंकि नॉर्मली गाड़ियां 70 पीसेस में बनी हुई रहती है और इसीलिए अगर कोई भी नुकसान हुआ तो उसमें हम सिर्फ डैमेज्ड पार्ट को इंडिविजुअली ठीक करा सकते हैं। बट इन द केस ऑफ गीगा प्रेस, अगर कार को कोई छोटा सा भी डैमेज हो गया तो पूरी की पूरी गाड़ी का वो पार्ट रिप्लेस करना पड़ेगा और जैसे मैंने बताया इसमें सिर्फ 3 ही पार्ट होंगे और वो भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड। लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ आई एम प्रीटी श्योर ये सभी प्रॉब्लम्स भी जल्द से जल्द ही सॉल्व हो जाएंगे। पर अब सोचने वाली बात यह है कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है, जहां पहले प्लास्टिक्स को मोल्ड या फिर 3D प्रिंट करके चीजों को बनाया जा रहा था, वहीं पर आज की तारीख में मेटल्स को 3D प्रिंट किया जाएगा और ऐसे करके कार्स बनाए जाएंगे, दूसरे मशीन्स भी। तो आगे जाकर यह भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, मेटल सी क्यों, हम ऑर्गेनिक चीजों को भी इसी टेक्निक का यूज करके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी 3D प्रिंट कर पाएंगे। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? ऐसे ऑर्गन्स जो कि आज फेल हो जाते हैं और लोगों की जान चली जाती है, वो ऑर्गन्स को हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के लिए आर्टिफिशियली क्रिएट कर पाएंगे। इंसानों की जानें भी बचेगी और ऑर्गन्स भी भारी मात्रा में अवेलेबल होंगे।
तो आपको क्या लगता है ना ये एकदम माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी, और हमारा फ्यूचर कितना ब्राइट है, इस चीज की कल्पना आप अभी से कर सकते हो। और आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, फ्यूचर में ऑर्गेनिक मटेरियल्स को बिल्ड करने के लिए ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी काम में आएगी या नहीं? अपने जवाब को नीचे कमेंट्स में लिखना। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना, सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही वीडियोस को आगे देखने के लिए, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना। एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।